सबसे पहले इस ज्ञान की धरती को नमन करता हूँ। यह जो क्षेत्र है ज्ञान का क्षेत्र है, पूरे विश्व में ज्ञान की किरण यहीं से प्रस्फुटित हुई, यहीं से ज्ञान फैला, जिसके कारण यह आज जो है यह देश भारत विश्व गुरु है। बनाना नहीं है और बनाया जाता भी नहीं है कि बनाया गया है, ये स्वतः बन जाता है। यह ज्ञान की धरती जिसको हम सारनाथ कहते हैं, जहाँ से ज्ञान फैला पूरे विश्व में, उसे मृगदाव भी कहते हैं, उसे ऋषिपत्तन कहते हैं। तो वह क्षेत्र जो है सारनाथ, उसी क्षेत्र में हम आते हैं। गाजीपुर को भी लाहौरी काशी के नाम से जाना जाता है। तो यह क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र है। इस धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इसे विद्यालय में 35 वर्षों तक जो सेवा किया, और मेरे पास जो कुछ भी है, मैं जो कुछ हूँ, जहाँ पहुँचा हूँ, ये सब इस विद्यालय की देन है। इसलिए विद्यालय को भी नमन करता हूँ। इस ज्ञान के क्षेत्र में जो विद्यालय है, ज्ञान का मंदिर है, ये मेरे लिए सब कुछ है। और यहाँ गाजीपुर जनपद का भी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कण, हर चीज़ यहाँ का मेरे लिए अभिनंदनीय है, वंदनीय है। मैं आप सबका ऋणी हूँ, क्योंकि मोदी जी कहते हैं ना कि मैं 35 वर्षों तक झोला लेकर के भीख मांग के खाया हूँ। मोदी जी 35 वर्षों तक भीख मांग के खाए हैं, ऐसा कहते हैं। लोग उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन मैं 35 साल नहीं, लेकिन 11 वर्ष में भी भीख मांग कर खाया हूँ। 11 वर्षों तक मैंने भी भिक्षाटन किया है और भीख मांग के ही खाया है। घर से चला था, 75 की इमरजेंसी लगी तभी चला था, उसमें तो झोला भी साथ में नहीं लिया था। जब जेल जाना था तो बिना झोले के चले थे। जो कुछ पहनना था 2-2 3-3 कपड़े पहन के गए कि वहाँ कोई रास्ते में मिलना नहीं है, जेल में 2-4 दिन काम चलेगा, फिर जेल से कपड़े मिलेंगे। तो इस तरह गए हम लोग। तो कुछ लेके नहीं आया, लेकिन यहाँ कॉलेज में आया तो मैं आजमगढ़ से आया, वहाँ विद्यालय चला रहा था, वहाँ से आया तो एक झोला ज़रूर लेके आया था। तो वही है, झोला लेके आया, यहाँ मुझे सब कुछ मिल गया। हम अकेले ही चले थे जान बे मंजिल, मगर आप सबका साथ मिलता गया और फिर कारवां बनता गया। आज मेरे पास कारवां है, मकान है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, सभी जनपद की देन है। इसलिए निश्चित रूप से आप सबका नमन करता हूँ। इसके पहले तो मैं कई जनपदों से होते हुए आया, बलिया के लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत कहा कि भाई देखो यहाँ जो कोई आता है यहाँ से जाता नहीं है, यहीं का हो जाता है, बस जाता है। लेकिन बलिया असफल रहा। आजमगढ़ गया, वहाँ भी लोगों ने यही बात का ही प्रयास किया, वो भी असफल रहे। मऊ की बात भी थी, कई मिर्ज़ापुर में अंतिम प्रयास हुआ। मिर्ज़ापुर के लोगों ने चाहा कि हमारे यहाँ आएँ और यहीं के निवासी बने, वो भी नहीं हुआ। लेकिन गाजीपुर के लोग सफल हुए। इसलिए मैं आप सबका ऋणी हूँ, आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ का कण कण मेरे लिए पवित्र है। तो जिस ज्ञान की धरती के कारण पूरा विश्व जो है भारत को गुरु मानता है, क्योंकि इस ज्ञान यहीं से फैला, ज्ञान का विस्तार हुआ, पूरे विश्व में फैला। तथागत बुद्ध का नाम अभी आया है कई बार। तो बुद्ध के कारण जो है ज्ञान इस पूरे भारत में फैला, लेकिन उस ज्ञान को और विस्तार दिया सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक महान ने इस ज्ञान को विदेशों तक पहुंचाया, इसीलिए विश्व गुरु कहलाया भारत, क्योंकि इसी ज्ञान को पूरा विश्व मानता है। भारत के ज्ञान के कायल सभी हैं। हमारे नेतागण, हमारे प्रधानमंत्री महोदय, राष्ट्रपति महोदय जो भी बाहर जाते हैं अन्य देशों में दौरा करने, वो क्या कहते हैं? वो तो यही कहते हैं मैं भारत की धरती से आया हूँ, मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। ये नहीं कहते कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूँ, ऐसा कोई नहीं कहता है। सब कहते हैं तो यही कहते हैं मैं इस बुद्ध की धरती से आया हूँ, क्योंकि विश्व तो बुद्ध को जानता है, विश्व बुद्ध को जानता है। इसलिए अपना परिचय बताने के लिए लोग बाहर यही कहते हैं। अभी 1 अप्रैल 23 में प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, 1 अप्रैल से 23 को, कि आज आधुनिक भारत में, विश्व में अगर कोई भी समस्या है तो उस समस्या का समाधान दिया तो केवल बुद्ध ने दिया है। ऐसा कोई किसी भी क्षेत्र की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान बुद्ध ने न दिया हो। तो सारा समाधान तो बुद्ध ने दिया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी मानते हैं। यहाँ जो कुछ भी नेतागण हमारे कहते हैं राजनीति यहाँ, तो अलग बात है, लेकिन देश विदेश में अगर किसी को मान्यता है तो इस भारत की धरती को है। भारत को लोग गुरु मानते हैं, और भारत की महत्ता को जिसने बढ़ाया,
जिसकी तपश्चर्या ने जो ज्ञान प्राप्त किया, 6 वर्षों तक लगातार साधना किया, उस साधना का परिणाम उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। अंतिम सुजीता का जो है खीर खाने से उनको ज्ञान मिला। उसके पहले कितनी तपस्या क्या करते थे वो, जैसे अभी संतोष जी ने बताया क्या तपस्या इसने किया, तो जो तपस्या किया वही तपस्या बुद्ध ने किया। जितने ज्ञान के जो है उस समय केंद्र थे, जिसरे आश्रम थे, संत महात्मा जितने लोग थे उस समय, सबके यहाँ गए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कहीं उनको शांति नहीं मिली, उनके प्रश्नों का उत्तर कहीं मिल ही नहीं पाया। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उनके सारी समस्याओं को हल कर सके। वह स्वतः उनको समस्या का हल मिला। और अंतिम जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे उस वृक्ष के नीचे, अब सांस निकलने वाली थी, तो सुजाता ने जो खीर खिलाया, पूरा उनको जीवन दान मिला और ज्ञान दान मिला, वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो स्वतः उन्होंने अपने साधना के बल पर, किसी और जो तपस्या की बात करते हैं, जंगल में जाके पहाड़ों पर रहे तो क्या तपस्या किया, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। उन्हें ज्ञानार्जन के लिए प्रयास किया 6 वर्षों तक, अतः उनको ज्ञान मिला। इसी कारण बुद्ध को सारा विश्व गुरु मानता है। विश्व गुरु उसी को कहेंगे कि सारा विश्व इसको माने तब न गुरु कहेंगे, मनवाया नहीं जाता है। वो स्वतः आदमी उनकी गुरुता को देख करके गुरु मान लेता है। तो ऐसे तथागत बुद्ध और इस धरती को नमन करता हूँ। और इसी के साथ जो है सर्वप्रथम ये इस कार्यक्रम के जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं वर्तमान प्रधानाचार्य जी, और इसके पहले एक बात भूल गया, जो ये कार्यक्रम सम्मान समारोह है, इसके जो केंद्र बिंदु हैं आदरणीय डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह जी और माननीय श्रीमती इंदिरा मिश्रा जी, उनको भी नमन करता हूँ, उनका सम्मान करता हूँ। साथ ही इस मंचस्थ सभी अपने अग्रजों का नमन बंदन अभिनंदन करता हूँ। और आप सामने बैठे हुए वर्तमान शिक्षकगण, आप भी का भी मैं सम्मान करता हूँ। आपने इतना ज़्यादा सम्मान दिया, सम्मान किया है यहाँ बुलाकर। मैं अब स्वतः जो है इस योग्य अपने को मानता नहीं था कि मैं भी इस सम्मान के लायक हूँ, लेकिन आपने जो सम्मान दिया ये आपका बड़प्पन है, आपका महानता है आपकी। इस बड़प्पन के लिए आप सबको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे भी इतना अधिक सम्मान बुला करके दिया। आज बताया था अभी कि 2 शब्द ही पर ही बोलूँगा। आज शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक दिवस पर इसीलिए 2 गुरुओं का भी नाम लिया हमने। तथागत बुद्ध, जिन्होंने ज्ञान पूरा विश्व उनके ज्ञान का कायल है, और सम्राट अशोक जिन्होंने ज्ञान को पूरे विश्व में विस्तारित किया। तो इसी क्रम में जो 5 सितंबर है शिक्षक दिवस है, तो आज शिक्षक दिवस अपने प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति भारत की सरकार के अपने सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है 5 सितंबर, जिसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज इस जन्मदिन के अवसर पर उनको सम्मान करता हूँ। आप सबको उनके जन्मदिन यानी शिक्षक दिवस की बधाई देता हूँ। आगे एक बात और आज याद आती है कि मैं यहाँ 85 में ज्वाइन किया था विद्यालय में, और अमरनाथ जी आए थे 88 में। आते ही हम लोगों ने साथ मिल के सामाजिक लड़ाई लड़ी थी, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी थी। पहली लड़ाई उसी समय 90 में लड़ा गया। आगे मैं ही था, पीछे पीछे भी हमारे साथ रहे। तो पहली लड़ाई तो हमारे जो अभिभावक, संरक्षक या जो कुछ थे मेरे यहाँ इस विद्यालय में, पूर्व प्राचार्य माननीय बच्चन सिंह जी, उनसे ही लड़ाई लड़ा। वो समझे नहीं लेकिन कि लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनसे ही पहले लड़ाई लड़ा। यहाँ बाबू थे संत प्रसाद, यही दोनों लोग थे, उनसे मेरी पहली लड़ाई। कुछ मामला था, आर्थिक लेन देन का मामला था, कौन गलत है कौन सही है यही प्रमाणित करना था। तो वो लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं, कभी गलती क्या कहें, मैंने ये नहीं समझ रहे थे कि ये काम गलत हो गया है, सही ऐसा होना चाहिए। हम जो कह रहे हैं वो सही है, ये लोग मानने को उसमें तैयार नहीं हुए। 2-3 महीना बीत गया, कहा सुनी कुछ नहीं हुई। लेन देन कुछ का मामला था, कुछ उन्होंने लिया नहीं, पैसा छोड़ दिया। तब 3-4 महीने बीत गए, तब संत भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, हो गया है जो काम उस संदर्भ में हुआ है, जो निर्णय लिया गया है वो गलत है। अंत में साहब से भी बात हुई, प्रिंसिपल साहब से,
वो भी स्वीकार किया। मैं कहा ठीक है, अब हम लोग का काम जो फंसा हुआ है रुके हैं हम लोग, उसको कर दीजिए। तो 3-4 महीने बाद उस पैसे की लेन देन हुई, कुछ मामला था यहाँ। तो लड़ाई तो अन्याय के लिए लड़ाई हम लोग हमेशा लड़ते रहे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले भाई अमरनाथ जी, ये छोटे रहे लोगों से, अगले वर्ष ये भी रिटायर होने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से इस बीच नहीं हैं, चले गए। 2 महीने लगभग होने जा रहे हैं। तो उनके प्रति भी मैं पुष्पार्पण करके उनका सम्मान करना चाहूँगा। और साथ ही जो है मिश्रा जी नहीं है क्या यहाँ पर? कहाँ चली गई भाई, बुलाइए। हम खैर तो बुलाइए, आप बैठे हैं, उन्हीं पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हैं, उनसे भी क्षमा मांग लें भाई, गलती किया हमने, हम क्षमा चाहेंगे ना। जितनी गलतियाँ आप लोगों के साथ हो गई है, एक बार सामूहिक रूप से क्षमा सबसे है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत भी क्षमा मांग लें, हैं। तो ये चाहेंगे कि जैसा अभी कहा, हमारे केंद्र बिंदु तो 2 ही लोग हैं, हम भी उसमें हैं। मैं अपने को थोड़े कहता, लेकिन केंद्र बिंदु में इस सम्मान समारोह के 2 लोग हैं। उनको ही मैं चाहूँगा आज व्यक्तिगत रूप से माल्यार्पण करके इस मंच से उनका सम्मान करूँ। तो फिर आगे अगली बात हम करते हैं इसके बाद। ये आपका भी पहला सम्मान कर लें साहब है। आइए, गलती हो गई है एक बहुत बड़ी हमसे, मैं क्षमा चाहूँगा। कम से कम आज आपका सम्मान करना चाहता हूँ, ये पुष्पार्पण के द्वारा आपका। अरे मास्टर साहब, कोई गलती अरे नहीं, नहीं, आपका सहयोग हमको हमेशा मिले। नहीं। देखिए, सरकार जो है 90 जो है मैंने 1900 का जो अंतिम दशक चल रहा था, 2000 का, 90 के बाद सरकार का कार्यक्रम PPP मॉडल पर शुरू हुआ था, ट्रिपल P। तो अच्छा भी मॉडल है, वो बहुत ख़राब भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ख़राब भी है। तो आपने भी जो है ये कार्यक्रम भी PPP मॉडल पर चलना चाहिए था, लेकिन आपने उसको हाफ कर दिया। वो PPP में हाफ भी नहीं है, एक 51% है, एक 49% है। जो पब्लिक सेक्टर है वो जो है 59 है, और प्राइवेट जो है 51 है, 49 है, वो 51 है। जो आज PPP मॉडल जो है सारे योगी जी भी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं। तो 2 शब्द, वही 2 शब्द मैं कहने जा रहा हूँ। एक तो शिक्षक और शिक्षार्थी। विद्यालय है तो विद्यालय का महत्वपूर्ण तत्व जो है 2 हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी, इसीलिए 2 शब्द हमको कहना है। तो वह आपने 50% लगभग मान लीजिए, जब आधे के नज़दीक पहुँच ही गया है, लगभग 49 है तो 50% कह लीजिए। तो यहाँ 50% आपने उस कार्यक्रम में महत्व दिया, 50% तो आपने छोड़ ही दिया। क्योंकि हमारा जो संबंध है शिक्षार्थी से है, आपसे भी है, लेकिन शिक्षक और शिक्षार्थी का ये सीधा संबंध है। तो हम तो चाह रहे थे, पहले भी अपनी इच्छा हमने व्यक्त किया था, बताया था, मिलने गए थे अपने कुछ मित्र, उनसे भी कहा था कि शिक्षार्थी भी हमारे बीच में रहना चाहिए। शिक्षार्थी ही सम्मान करेंगे, आप तो करेंगे ही, ये सम्मान तो शिक्षार्थियों द्वारा होना चाहिए ना। लेकिन शिक्षार्थियों को आपने नहीं बुलाया। फिर भी निवेदन करता हूँ, आज भी करता हूँ, आगे से अगर कोई कार्यक्रम करना होगा आपको तो ऐसा सोचिएगा, उन शिक्षार्थियों को ही लाइएगा। शिक्षार्थी हमेशा जागरूक रहते हैं इस कार्यक्रम में, उन्हीं के लिए है, उन्हीं को समझाना है। हम तो सब शिक्षक हैं, जानते ही हैं, ये तो शिक्षार्थियों को बताना है कि शिक्षक का सम्मान करना, क्यों करना, कैसे करना। तो उनको इसमें सम्मिलित करना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया, आगे करेंगे ऐसी आशा मुझे है। शिक्षक कई प्रकार के होते हैं, एक बार बताया था। उसमें कुछ एक्सीडेंटल टीचर होते हैं, कुछ जो है कंपेल्ड टीचर्स होते हैं, कुछ जो है अपनी इच्छा से, माने अभिरुचि रहती है शिक्षा कार्य में इसलिए शिक्षक बनते हैं, कुछ मजबूरी में बने, माने तमाम प्रकार के शिक्षकों की श्रेणियां हुआ करती हैं। लेकिन शिक्षक हो गए तो शिक्षक कहलाता है, जिस भी स्थिति से आया हो, जैसे भी आया हो, आ गया विद्यालय में तो शिक्षक है। अगर उसके शिक्षकीय गुण मान लो पहले नहीं है
तो शिक्षक होने के बाद भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी वो शिक्षक के सारे गुण अपने में ला सकता है, अगर चाहेगा तब, अभिरुचि रहेगी उसकी तब। इसलिए हमें एक अच्छे, एक कुशल शिक्षक बनने की ज़रूरत है। ये जो हमारे वर्तमान शिक्षक हैं उनकी बात मैं कह रहा हूँ। इसलिए शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जो एक अच्छे शिक्षक कैसे बनेंगे, आपको का प्रशिक्षण भी होता है। सभी इसमें शिक्षक जितने भी हैं सब प्रशिक्षित होकर आए हैं, चाहे वो बीटीसी किए होंगे, चाहे बीटी किए होंगे, चाहे एलटी किए होंगे, चाहे बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे, जो भी किए होंगे सब प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षण में भी बात बताई जाती है, लेकिन व्यवहार में नहीं लाते। वहाँ भी वो आपस में पढ़ते समय भी यही चर्चा करते हैं कि चलो भाई ये तो केवल पढ़ाने के लिए है, नंबर पास करने की, डिग्री लेने के लिए हम पढ़ रहे हैं, और क्लास में तो चलेगा वैसे ही, जैसे चाहे वैसे चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो बताया जाता है इसलिए कि आप सही ढंग से शिक्षा दे सकें। तो शिक्षा देने का मतलब, जैसे कहा कि बच्चों को हम पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को हम पढ़ाते थोड़े ना हैं। बच्चे तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। बच्चा तो हमसे ज़्यादा जानता है, उसको हम क्या पढ़ाएंगे? हमको तो बच्चों से पढ़ाना भी है। और टीचर मास्टर होता ही नहीं है। टीचर इज नॉट मास्टर, बट टीचर इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। कक्षा का सबसे बेस्ट स्टूडेंट टीचर है, वो भी स्टूडेंट है टीचर, वो मास्टर नहीं है। और यहाँ मास्टर मान लेते हैं कि हम मास्टर हैं। इसलिए मास्टर नहीं मानना, वह बेस्ट स्टूडेंट मान लेना अपने को, तब ऐसी बात होगी, बच्चे को हम बता पाएंगे। पढ़ाने का मतलब, मैं तो मैथ्स का टीचर रहा हूँ, आप लोग भी आज तक तो मैथ्स पढ़े ही हैं। एलजेब्रा, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक तो लगभग सब जानते हैं, उसमें बहुत तर्क बहुत कम है, लेकिन तर्क आपका ज्योमेट्री में है, एलजेब्रा में भी है। तो ये तर्क क्यों पढ़ाया जाता है? उसको इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप उसको पढ़ लीजिए, याद कर लो, मार्क्स सब आए, किताब में लिखा है, बोर्ड पर लिख दिए, बता दिए, लिख लो, काम खत्म, पढ़ जाओ। यही इम्तहान में प्रश्न आए, वो लेके उत्तर पास हो जाओ। तो इसलिए नहीं पढ़ाया जाता हो है। भागवत बुद्ध का नाम लिया, बुद्ध को नमन किया, क्यों किया भाई? बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने तो कहा था, बुद्ध महान किस लिए हैं? चाहे जितने भी धर्मावलंबी हैं, जितने धर्म के जो है खड़ा करने वाले, जो है बनाने वाले लोग हैं, चाहे ईसा मसीह हों, चाहे मोहम्मद साहब हों, या हिंदू धर्म में तो गिनती ही नहीं कितने लोग हैं धर्म को कायम करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए हैं। धर्म तो ये बाद में सब धर्म पैदा हुए। तो अगर कोई भी कहता है, धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, और बुद्ध ने तो यहाँ तक कहा कि मैं भी कहता हूँ, तो इन सारी बातों को मत मानो। ये जो कुछ भी लिखा है धर्म ग्रंथ में, महापुरुष, ऋषि मुनि, संत महात्मा कह रहे हैं, उनकी बात को बिल्कुल मत मानो। गुरु जी कह रहे हैं, उनकी बात को मत मानो। गुरु ब्रह्मा भगवान है तो बात मान लेंगे, बिल्कुल बात मत मानो उनकी। एक छनाई का सिद्धांत पढ़ाया जाता है बीएड में, फिल्ट्रेशन थियरी। बुद्ध ने फिल्ट्रेशन थियरी दिया। बुद्ध ने कहा, पहले जानो, पहला काम है जानना, दूसरा फिर छानना, यानी फिल्ट्रेट करो, और उसके बाद से मानो। तर्क के आधार पर देखो कि जो बातें कही जा रही है, पुस्तकों में लिखी हुई है, क्या वो सही है? अगर आपको लगता है कि सही है तो उस बात को मान लो, और लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो मत मानो। इसलिए थोड़े कि सर जी ने कहा है, मैडम जी कही हैं, या जो है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कह दिया, वेद व्यास ने महाभारत में कह दिया। अरे कहने से वो कह दिया, कहते रहे हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो उस बात को मानो। इसीलिए बुद्ध को महान कहा गया, इसीलिए वो विश्व गुरु कहलाए। तो इसलिए आप जो है बच्चों को एक ही बात वो जो है सिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप, कि वो केवल तर्क करना जान जाए। यह वैज्ञानिक युग है, विज्ञान में तर्क करना बताया जाता है, बिना तर्क का विज्ञान नहीं चल पाएगा। इसलिए आप तर्क करिए कि यह वो भी बात किताब में लिखी है वो सही है क्या, या और इससे क्या सही हो सकता है, इसमें क्या कमी है, कैसे दूर किया जा सकता है, बच्चों को कैसे हम बता सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं कि आसानी से वो बात समझ में आए। इसलिए आप तर्क करना सीखिए, सिखाइए। तो बच्चों को हम केवल तर्क करना सिखाते हैं, किताब नहीं पढ़ाते। और आप लोग किताब पढ़ाने के चक्कर में पढ़ेंगे, पाठ्यक्रम में लिखा है पढ़ के जाएंगे, क्लास में बता दिया तो उससे बच्चे रट के पास भी हो जाएंगे, लेकिन शिक्षा उनको नहीं मिल पाएगी, वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। शिक्षित तर्क के आधार पर होना है, गलत सही का निर्णय जो ले सके, यह शिक्षा है। आपने कभी बच्चों को नहीं बताया कि इसमें गलत है कि सही है, कैसे निर्णय लेंगे। इसलिए तार्किक शक्ति का विकास करिए बच्चे,
और बच्चों के अंदर एक अभिरुचि पैदा हो पढ़ने के प्रति। इस शिक्षा का क्या महत्व है उसको बताइए। तो यह दो बातें, तर्क और ये शिक्षा का महत्व। इसीलिए महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि यह शिक्षा, जितनी भी समस्याएं आपकी है, जितने भी दुख हैं, सारे दुखों का कारण और शिक्षा है। जिस दिन आप शिक्षित हो जाएंगे सारे दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। कांसीराम ने भी कहा था कि गुलामों को उनकी गुलामी का याद दिला दीजिए कि तुम गुलाम हो। जिस दिन उसे गुलामी का एहसास हो जाएगा वो उसी दिन स्वतंत्र हो जाएगा। आपको उसे स्वतंत्र कराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसने उसे अभिरुचि छात्रों के अंदर पैदा की। आज इस विशेष अवसर पर शिक्षक की ही बात हो रही है तो महिलाएं बैठी हैं। आज देश विदेश में महिलाएं जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां ना पहुंची हों। अन्य ग्रहों पर जा रही हैं, वायुयान चला रही हैं, ट्रेन चला रही हैं, बस चला रही हैं, रिक्शा चला रही हैं, पंचर बना रही हैं, सब्जी बेच रही हैं, खेत में काम कर रही हैं। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कोई भी क्षेत्र बचा नहीं है। ये किसके कारण हुआ? ये हमारी जो सोशल स्ट्रक्चर है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें शूद्र और शूद्रा इनको पढ़ने का अधिकार है ही नहीं। अगर पढ़ती नहीं तो जहाज कैसे चलाती? इसलिए पढ़ना पड़ेगा। तो ये पढ़ाई का अधिकार किसने दिया? ये पढ़ाई का अधिकार महिलाओं को बिल्कुल कभी नहीं रहा। पढ़ाई का अधिकार देने वाली भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले का ये प्रयास रहा कि महिलाएं आज पढ़ लिख करके विभिन्न क्षेत्रों में जा रही हैं और पुरुषों से आगे हैं। हर क्षेत्र में पुरुषों से आगे हैं। सारी गड़बड़ी करता है, गलती चोरी चमारी जो भी भ्रष्टाचार करता है पुरुष ही ज़्यादा करता है, महिलाएं नहीं करती हैं। कहीं कोई रेयर केस में मिल जाते, अब ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन महिलाएं नहीं करती हैं। तो उन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार तो सावित्रीबाई फुले ने दिलाया, उनके पति ज्योतिबा फुले ने दिया। जब ज्योतिबा फुले 13 वर्ष के थे, उनकी जो है ये सावित्रीबाई फुले 9 वर्ष के थे, उसी समय उनका विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद से सबसे पहले फुले जी ने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और पढ़ा करके लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय खोला 1948 में। जब यह काम करने लगे तो समाज में उनका विरोध हुआ कि ये तो ऐसा काम कर रहा है और हमारे जो है व्यवस्था के विरुद्ध कर रहा है, हमारी व्यवस्था भंग कर रहा है। तो इनके पिताजी पर दबाव डाला गया, ऐसा करो, अपने बहू और बेटे को मना कर दो, ऐसा काम न करें, नहीं तो घर से इनको बाहर कर दो। अंत में सावित्रीबाई फुले और उनके पति माननीय ज्योतिबा फुले जी को उनके पिताजी ने बुला के समझाया कि देखो समाज में मान्यता नहीं है महिलाओं को पढ़ने के लिए, और तुम जाके ये काम कर रहे हो, ये बहुत गलत काम है, समाज नहीं मान रहा है, इसलिए ऐसा मत करो, नहीं तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते हो तो हमको तो सुरक्षित छोड़ दो, घर छोड़ के भाग जाओ, जहाँ जाना हो जाओ, घर छोड़ दो। अंत में देखा तो ज्योतिबा फुले ने निर्णय लिया, इस घर में रह के हम क्या करेंगे, इससे अच्छा है चलो हम लोग जो काम कर रहे हैं सही है, घर ही छोड़ दिया। उनके एक मित्र थे, उनको भी याद करना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, वो है उस्मान शेख, एक मुस्लिम मित्र थे उस्मान शेख। उन्होंने अपने घर में जगह दिया, कमरे दिए और उसमें विद्यालय खुलवाया। तो सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने मिलके उस मुस्लिम जो है मित्र उस्मान शेख के घर में विद्यालय खोला, पढ़ाने का काम किया। जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो यही समाज के लोग जो विरोधी लोग थे, रास्ते में नालियों के गंदे पानी, गोबर, कीचड़, गंदगी जो कुछ है उनके ऊपर पत्थर उनके ऊपर फेंकते थे, ताकि ये हतोत्साहित हो जाए और अपना धंधा छोड़ दे, अपना पढ़ाने का काम छोड़ दे, मिशन से दूर हट जाए। इतना उनके साथ तंग जो है परेशान करते थे। कई बार वो निराश भी हो जाती थी। अंत में ज्योतिबा बताते थे कि परेशानियाँ तो जब अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए हम काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसके लिए तो फिर कष्ट झेलना ही नहीं पड़ेगा, चलो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो सावित्रीबाई फुले एक थैला लेके जाती थी पास में, एक कपड़े, एक साड़ी सेट जो है अपना पहन के जाती थी और एक झोले में बंद करके छिपा के ले जाती थी, क्योंकि रास्ते में उनके ऊपर जब कीचड़ फेंका जाएगा, गंदगी फेंकी जाएगी तो पहनी है कपड़ा उसी पर पड़ेगा। जा करके फिर विद्यालय में कमरे में उसको निकाल करके और जो बैग में ले जाती थी उसको पहन के पूरा समय विद्यालय में पढ़ाई का काम करती थी।
और उनका साथ दी थी उस्मान शेख की एक बहन थी, फातिमा शेख। फातिमा शेख को भी उन्होंने कहा था कि मेरी बहन है, इसका भी सहयोग आप लीजिए। तो फातिमा शेख भी, ये प्रथम मुस्लिम शिक्षिका के नाम से जाना जाता है फातिमा शेख को, उनको भी साथ लेके और सावित्रीबाई फुले दोनों लोगों ने विद्यालय खड़ा किया। फिर उसका विस्तार हुआ, बहुत सारे और विद्यालय खुल गए और बहुत सारे शिक्षिका मिल गई, लेकिन शुरू करने वाले ये दो लोग थे। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर इन दोनों माताओं को नमन करता हूँ। वास्तव में ये साक्षात माता हैं, साक्षात देवी हैं। असली देवी यही है जिन्होंने आपको शिक्षा का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है जो पढ़ने का अधिकार देता। आज के दिन इनके महत्व को समझना होगा। तो एक बात तो आपको बताया, शिक्षक के लिए अब जो है अभिरुचि पैदा करना और तर्क करना। दूसरी बात आपको बताया जाता होगा, कभी व्यवहार में नहीं लाते हैं आपको। मैं तो शिशु क्लास से लेके LKG से लेकर के इंटर तक हर क्लास में पढ़ाया हो। चपरासी से लेके चपरासी बाबू, प्रधानाचार्य और लेक्चरर, जो कुछ सब जगह काम किया है, हर स्तर पर काम किया हूँ, सब जानता हूँ। तो इसमें है क्या कि कोई चीज़ आपको पढ़ानी है, LKG में पढ़ाना है, शिशु क्लास में पढ़ाना है, क ख ग पढ़ाना है, गिनती पढ़ाना है, पहाड़ा पढ़ाना है, काउंटिंग पढ़ानी है, या टेबल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अभी संतोष जी ने बताया, तो आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। आप जानते हैं गिनती हमको नहीं मालूम है, गिनती तो याद ही है। अरे कैसे याद है? बिल्कुल नहीं याद है। अभी पूछें गिनती नहीं जानते आप? गिनती जानते भी हैं तो कैसे बताएंगे? यह किताब में 1 2 3 लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। 1 2 कहाँ से आया तो बताते ही नहीं, आप न जानते हैं। तो 1 कहाँ से शुरू हुआ, क्यों 1 से ही शुरू हुआ, ये सारी बातें जब तक आप किताब को पढ़ेंगे नहीं, जो पढ़ाना है चैप्टर, तो स्कूल में जाके पढ़ाएंगे क्या? ऐसा नहीं कि हम सब जानते हैं तो बस पढ़ा लेंगे। कोई भी विषय हो, किसी भी क्लास में पढ़ाना हो, तो क्लास में जाने से पहले उस विषय को पढ़िए और फिर उस पर तर्क करिए कि हमें क्लास में इसकी प्रस्तुति कैसे करनी है, कैसे बताना है, बच्चे समझ जाए। अरे एक ही बात किताब में लिखी है, उसी को रटे हैं, चले जा रहे हैं, पढ़ाते चले जा रहे हैं। तो ऐसे पढ़ाने से नहीं काम चलेगा। कुछ लड़का नहीं समझेगा, समझेगा क्या, याद कर लेगा। और अभी यादें करके बता रहे हैं, या किताब से लिख दे, चलो किताब कापी निकालो, लिखवा दे रहे हैं, बल्कि नोट कर लीजिए, वो पढ़ाई हो गई क्या? इसलिए उसको किताब को पढ़ के आइए, सोच के आइए, क्या पढ़ना, क्या पढ़ाना, कैसे पढ़ाना। जितनी बार पढ़ेंगे हर बार आपको नए नए ढंग समझ में स्वतः आ जाएगा, किसी पूछना नहीं है, स्वतः आपको समझ में आएगा कि हमको क्या और कैसे पढ़ाना है। इसलिए आपकी जानकारी निरंतर बढ़ती जाएगी। ये नहीं जितना जान गए वहीं स्थिर रहेंगे, स्थिर नहीं रहना, निरंतर आगे बढ़ते जाना है। इसलिए पढ़ के पढ़ाइए, और किताब खोल के उसी को नहीं पढ़ाना। पढ़ाया तो हमने भी, मैं तो विज्ञान गणित ही पढ़ाता रहा हूँ, और 4 साल 5 साल पढ़ाया हमने समाजशास्त्र। पढ़ा भी नहीं था पहले, मैं तो केवल MS किया सीधे, और सीधे लेक्चरर हो गया। लेकिन मैं भी पढ़ाता था, किताब बच्चों से ही मांग लिया, और मांग के केवल हेडिंग लिखता था कि चैप्टर का नाम क्या है, उसमें क्या क्या विषय हमको बताना है। और एक बार पढ़ के आता था, बिना पढ़े नहीं पढ़ाया मैंने, पढ़ के आता था, उसके बाद पढ़ाता था। अब किताब में लिखा है वही बात थोड़ा बताता था, मैं तो इधर उधर की बात बताता था। तो जो मंच पर बोलता हूँ, ये क्लास में बोलता हूँ, मुझे कोई अलग अलग करना ही नहीं है। हर बातें वही, हमको मंच में जाना है तो वही बातें कहनी है जो क्लास में कहना है। इसलिए हम किताब की बातें ना कह के अपनी बातें बताते चले जाते थे, लंबा भी हो जाता था। ये कहता था कि देखो जितनी बातें बताया है, इसमें जितना तुम्हें याद हो जाके इसको लिख लेना, कोई ज़रूर नहीं कि सब याद हो। जितनी बातें याद हो उसी के लिखो, फिर सोचो, और परीक्षा में तुमको जितना जितना समझ में आए अपने ढंग से कुछ भी लिखो। यह नहीं कि किताब में लिखा उसी को लिखो, केवल कोटेशन लिखो किताब का। किसी जो है लेखक ने कहा है, किसी विद्वान ने, किसी समाजशास्त्री ने कहा है कोई बात, तो उसकी बात तो ठीक वैसे ही लिखना है, उसमें नहीं बदलना है। लेकिन जब विचार की बात आती है, किसी प्रश्न का उत्तर लिखना है, तो अपने विचार उसमें रखो। यहाँ कई लड़कियाँ हमको पढ़ाते समय मिली, जिसने हमने कहा, मैं तो कह के भूल जाता हूँ क्या कहा हूँ, लेकिन लड़कियों को याद रहता था। जब कापी जांचते थे तो 2-4 लड़कियाँ हर साल मिलती थी, जो हमने बताया किताब में कहीं लिखा ही नहीं हो, वो सारी बातें लिखती थी। क्या सही है से क्या गलत है ये मैं बताता था। किताब में तो लिखा हुआ है, सब सही थोड़ा लिखा हुआ है। किताब तो हम भी लिखते हैं, लेख हम भी लिखते हैं, हम लोग भी छपते हैं किताब में, तो क्या वो तब सही है? हमारे समझ से तो सही है, और आप भी देखिए कि आपकी समझ से वो सही है कि नहीं है, समय के हिसाब से सही है कि नहीं। समय के हिसाब से शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार शब्द के अर्थ बदलते रहते हैं। इसलिए आप तर्क करके, समझ करके, पढ़ के आइए और पढ़ाइए। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं क्लास में, जैसे चाहे वैसे डिग्री ले लिए, सब ठीक है, लेकिन अब पढ़ करके बहुत अच्छे शिक्षक हो सकते हैं। इसलिए पढ़ के आया करिए।
बिना पढ़े मत पढ़ाइए, ठीक है। ये दूसरी बात होगी। और ये जो आपस की बात हम लोग करते हैं, आपस का एक बढ़िया सा संबंध रहना चाहिए। आपस में भले आपसे हमसे झगड़ा है किसी बात को लेकर के, मैंने तनाव है, ईर्ष्या है, जलन है, जो भी है वो जहाँ है वहाँ है। विद्यालय में आ गए तो हम सब एक हैं। एक टीम भावना से काम होता है। जब तक हम टीम भावना से पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करेंगे, विद्यालय को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से काम नहीं हो पाएगा। और मजबूरी में हमको पढ़ाना है कि मुझे 4 घंटे 5 घंटे क्लास में जाना है, मिला है लाठ है उसको हम पढ़ाएंगे। अरे ये मजबूरी है। शौक़ से नहीं पढ़ाएंगे आप यदि, तो मजबूरी की पढ़ाई नहीं होगी। आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको भी संतुष्टि नहीं होगी कि हमने कुछ पढ़ाया है। मैं तो 35 साल इस विद्यालय में और लगभग 9-10 साल जो है बाहर पढ़ाया और बहुत संतुष्ट हूँ। हमारे पढ़ाए, हमारे क्या, आप सबके पढ़ाए हुए लड़के आज कहाँ हैं। कई यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर हैं, कई विभागाध्यक्ष हैं, कहीं डॉक्टर हैं, कहीं इंजीनियर हैं, कहीं पुलिस में हैं, कहीं राजनीति में भी हैं और प्रशासन में भी, हर जगह है। वो मैं नहीं पहचानता। इसलिए बताया कि हम पढ़े होंगे आप लोग। हमें नहीं याद है कि वास्तव में हमारे क्लास में आप लोग बैठे हैं और पढ़े हैं, चेहरा हमको नहीं याद है। हमने कोई व्यक्तिगत संबंध किसी से नहीं रखा, चाहे स्टाफ का हो चाहे बाहर का, पढ़ाया है तो वो लड़के जानते हैं। तो अगर इंटरेस्ट है पढ़ाने में, आपको शिक्षक बन गए जैसे भी, तो शिक्षक का गुण लाना पड़ेगा। वो शिक्षक यानी गुरु की महिमा में बहुत लोगों ने गाया है। तो गुरु की महिमा क्यों है? गुरु महान क्यों है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः क्यों है? केवल पढ़ करके डिग्री MA BA PhD और DLED और क्या करके मास्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, यूनिवर्सिटी में जो है प्रोफेसर बन गया या VC बन गया तो महान हो गया? कुछ नहीं जानता है। हमने तो काम किया है, झोला लेके घुमा है हमने 10-11 साल और देखा है। VC से भी संपर्क में था, प्रोफेसर लोगों के संपर्क में था, किसान के संपर्क में था, विद्यार्थी के संपर्क में था, टीचर के संपर्क में था, सबके बीच में हमने काम किया। सबको जानते हैं कौन कितना जानता है। हाँ, विषय की जानकारी है, जो किताब में लिखा है वो बताएं कि हम नहीं जानते हो। जो किताब में लिखा है वो जानते हैं, उन्हें किताब की बातें हर चीज़ नहीं जानता। तो इसलिए आप गुरु के अंदर गुरुता होना चाहिए। गुरु से गुरुत्व बना है, भारी, गुरु माने भारी। तो आपके अंदर गंभीरता होनी चाहिए, आपके अंदर स्वावलंबी आपको होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो जिस तरह से आप पढ़े लिखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे, तभी ना आत्मनिर्भर होंगे। नहीं तो डरे डरे जाएंगे क्लास में, क्या पढ़ाना है, कहाँ से, अच्छा चलो किताब निकालो, किताब खोले, बोल दी पढ़ाई होगी। उसके पहले तैयारी करना पड़ेगा। हमारे क्लास में इंटरमीडिएट हम लोग पढ़ते थे, तो एक लेक्चरर थे लल्लन पांडे जी, तो घुमियार थे, वो ग्राम के प्रधान भी थे। वो जो है प्रधानी में अपना घूमते रहते थे काम करने के। क्लास में आए तो उस दिन पढ़े नहीं रहे होते थे। और हम एक हमारा मित्र जो BHU में था, प्रोफेसर, अभी पिछले साल रिटायर हुआ है, न्यूक्लियर फिजिक्स में विभाग अध्यक्ष रहा है। तो हम लोग दोनों एक ही क्लास में थे। हमारा उसका कंपटीशन चलता था 1-2 नंबर, कभी हम आगे पाते थे किसी परीक्षा में, कभी वो पाता था। तो फिजिक्स पढ़ाते थे हमारे प्रवक्ता जी। तो जिस दिन नहीं आते थे पढ़ के, तो हम ही सबों से पूछते थे। हाँ, और सारे लोग मुझे भी वहाँ CP सिंह के ही नाम से जानते थे, क्लास में ही पढ़ता था तभी। हाँ CP सिंह खड़े, बताइए क्या पढ़ना है आज, ये क्या है। तो 1-2 शब्द भी अगर बताए उसे, तो हम पढ़ के आते थे, पहले पूरा जानते ही थे। 1-2 शब्द बताए तो भी उसी को लेकर अपना, भाई अध्यापक जब पढ़ाएं जान ही रहे हैं, उसी पर आगे बढ़ जाते थे, पूरा घंटा पढ़ा लेते थे। तो इसलिए पढ़ के आइए, ठीक है, पढ़ के आइए, फिर पढ़ाइए, यह जरूरी है, यह आवश्यक है। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि अंग्रेजी में है, अंग्रेजी में नहीं जानता, भाव बता रहा हूँ, और वाक्य पटुता भी नहीं है, सही ढंग से अपनी बात रख नहीं पा रहा हूँ, विचार है, भाव है, भाव को समझिएगा। तो यही कहते हैं कि जब अध्यापक अंगड़ाई लेगा तो बच्चा उसमें सोए रहेगा, छात्र सोए रहता है, एक कदम आपसे पीछे रहता है। जब आप बैठ जाएंगे उठ करके, तो बच्चा तब अंगड़ाई लेना शुरू करेगा। आप खड़े होंगे तो बच्चा बैठेगा, आप चलने लगेंगे तो बच्चा खड़ा हो सकता होगा, और जब आप दौड़ने लगेंगे जिस दिन, तो बच्चा धीरे धीरे आपके पीछे चलेगा। मतलब कहने का, आपको आगे आगे चलना होगा। कहते हैं कि अरे लड़के तो हैं नहीं, क्लास में क्या पढ़ाया जाए, कुछ समझते ही नहीं है, पढ़ाना बराबर है, पढ़ाएं तो भी, ना पढ़ाएं तो कोई अंतर नहीं है। ऐसी बातें कहते हैं, क्या इसका मतलब भाई आप जाओ क्लास में पढ़ाओ। बच्चे, सब बच्चों की थोड़ी गलती तो हमारी है, हम पढ़ाते ही नहीं तो बच्चे आएंगे क्यों। जुलाई अगस्त या अप्रैल से मई 2-3 महीने शुरू में बीत जाते हैं, कोई आता ही नहीं है। जब आप क्लास लेते ही नहीं तो बच्चे क्यों, मैं तो शुरू से पढ़ाता रहा। और जब भी मैंने तो ये उपदेश नहीं देता, मैं, आप बुरा मत मानिएगा, उपदेश नहीं है, ये देशना है। हम कभी उपदेश नहीं करते, देशना की बात करते हैं। तथागत बुद्ध ने कभी उपदेश नहीं दिया। वो गलती से कहते हैं कि
तथागत बुद्ध ने जो है सारनाथ में उपदेश दिया, प्रथम उपदेश 5 जो है लामाओं को दिया। ये उपदेश दिया ही नहीं बुद्ध ने तो देशना दिया है। देशना की बात करता हूँ, जो अनुभव करो, जो किया है उसकी बात करो कि हमने ये किया है, ऐसा हो सकता है, ये मार्ग है, ये रास्ता है, यदि आप चल सकते हैं तो चलो। बुद्ध ने कहा, बुद्ध जो है मोक्षदाता नहीं है, किसी को मोक्ष नहीं दिया बुद्ध ने। किसी ने कहा कि तुम मोक्ष प्राप्त कर लोगे और ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओगे। उन्हें तो रास्ता बताया, मुक्तिदाता नहीं है वो जो है मार्गदाता रहे हैं, रास्ता बताया, चलना हो तो चलो, जहाँ जा सकते हो चले जाओगे अपने क्षमता के आधार पर, ये बुद्ध ने बताया। तो इसीलिए आपको जो है क्या बता रहा था, शिक्षक हैं तो शिक्षा के बारे में कहा गया, और जैसे छात्र के बारे में कि आप जब दौड़ेंगे तब शिक्षक आपके पीछे चलेगा, इसलिए आगे आपको चलना पड़ेगा। ये लड़कों के चक्कर में मत पड़िए, लड़का आते ही नहीं तो क्या पढ़ाएंगे, 2 ही आए तो क्या पढ़ाएंगे, अरे किसको पढ़ाएंगे, एक आया तो एक को पढ़ाइए, कल 2 आएंगे, कल उसके बाद 3 आएंगे। ये पढ़ाना आपका काम है, मूल काम केवल हमारा पढ़ाना है। यहाँ साहब बैठे हैं, 2 साहब हमारे हैं यहाँ, 6-7 साहब लोग हमारे के कार्यकाल में हमने रहा, जानते हैं लोग। हमने केवल एक काम किया, किसी साहब ने हमसे कोई काम दूसरा लिया भी नहीं, हमसे कोई एक्स्ट्रा काम नहीं लिया है, केवल पढ़ाया ही हमने। पढ़ाने के लिए आया था, इसलिए मैंने केवल पढ़ाया, और पढ़ाना ही मुख्य काम है हमारा, इसलिए निश्चित रूप से आप पढ़ाइए, ठीक है। पढ़ाने के सिवा दूसरा कोई काम आपका नहीं है। सारी राजनीति जो कुछ करना है बाद में करिए। आप जब विद्यालय का जो पीरियड है, जब आ गए विद्यालय में 10 से 4 है, चाहे 8 से 12 है, 9 से 2 है, जो भी पीरियड है, उतना केवल आप शिक्षक हैं। आप मन छात्रों को कहते हैं, अरे भाई वो क्लास में हम पढ़ा रहे हो तो उसका दिमाग कहीं बाज़ार में है, कहीं सिनेमा हॉल में है। अरे आपका और हमारा कहाँ है, अरे हम और आप तो आए हैं यहाँ 8 बजे से 12 बजे 1 बजे तक यहाँ है विद्यालय में, तो हमारा दिमाग है विद्यालय में कि हमारा दिमाग घर पर है। हमको यूरिया ले जाना है, हमें बच्चों के लिए मिठाई ले जानी है, हमें उसके लिए कपड़ा खरीदना है, यह दिमाग में दिन भर रहेगा कि छुट्टी हुई तो तुरंत बाज़ार में जाएंगे, पढ़ाएंगे क्या। इसलिए ठीक है, दिल और दिमाग भी हम लोगों का रहना चाहिए यहाँ विद्यालय में। इसलिए ज़्यादा हो गया, वो थक गए हैं। मैं तो इसे बोलता हूँ, बोलता सीधा, कोई क्रम हमारा बोलने का है नहीं, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ख़त्म कर रहे हैं, एक बात कहेंगे और एक सिनेमा की गीत है, गीत तो मैं गाता नहीं हूँ, गा नहीं पाऊँगा, लेकिन कह रहा हूँ। क्या है, सिनेमा की गीत है कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। यह कोई गीत है, सुना होगा आप। इसका क्या माने है कि यहाँ तो शिक्षार्थी कोई है ही नहीं। मैं तो उन शिक्षकों को भी जो है, शिक्षार्थियों को भी ये समर्पित करने वाला था, और यह आपके लिए समर्पित है ये पंक्तियाँ। केवल इसी पंक्ति को जिस दिन आप अपना लेंगे ना, आप भी महान हो जाएंगे, और शिक्षक भी देश को महान शिक्षार्थी भी देश को महान बनाएंगे, है ना। राष्ट्र की सेवा करनी है, कैसे राष्ट्र की सेवा करेंगे। तो राष्ट्र की सेवा करना माने अपने कर्तव्य का पालन करना। शिक्षक है तो शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करे, शिक्षार्थी अपने कर्तव्य का पालन वो करे। राष्ट्र खुद जो है, राष्ट्र का सम्मान आप करेंगे, राष्ट्र खुद ही महान बन जाएगा। तो इसलिए जो छात्र हमारे पास आए हुए हैं वो किस ढंग के हैं, क्या स्वभाव है, नहाए धोए हैं, काले हैं, कलोटे हैं, गोरे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, अच्छे परिवार से आए हैं, बुरे परिवार से आए हैं, इससे क्या मतलब है। वो छात्र है, उसकी पहचान केवल एक है कि वो छात्र है। तो अगर छात्र को ही हमारे लिए सब कुछ है, वही जो है मंदिर है, वही भगवान है, वही पूजा है, अगर हम मान लेते हैं हमारा इष्ट है, कम से कम इस पीरियड में जब विद्यालय में हैं, अगर उसको इष्ट अपना मान लें, पूरा अपना समर्पण उसके प्रति आप कर दें, तो निश्चित रूप से आप छात्र जो है आपको जिस ऊंचाई पर चाहते हैं ले जाना, उस ऊंचाई पर जाएगा, और देश भी जाएगा। यह देश, यह राष्ट्र उस ऊंचाई को छू लेगा जिसकी कल्पना सारे लोग कर रहे हैं और हवा में उड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से उड़ करके, और जो है ऐसी कल्पना कर रहे हैं। कभी यहाँ दिल्ली में है तो कभी कलकत्ता पहुँच गए, कभी गाजीपुर आ गए, कभी कहीं चले गए। तो ऐसे हवा में उड़ने से नहीं काम होगा। अपने अपने कर्तव्य का पालन जिस दिन हम लोग करने लगेंगे, उस दिन देश ये अच्छा बन जाएगा, जहाँ चाहते हैं वहाँ पहुँचा देंगे। तो निश्चित रूप से वो छात्र हमारे लिए भगवान हैं, देवता हैं, ठीक है, देवता हैं। इसलिए उनके प्रति आप समर्पित हो करके पढ़ाने का काम करेंगे, तभी ये विद्यालय की प्रगति होगी।
और यही उन छात्रों के लिए, बस 2-3 मिनट और, तो छात्रों के लिए ये कहना चाहूँगा, यही उनके लिए भी है कि जो छात्र आ रहे हैं पढ़ने, उनके लिए भी देवता, मंदिर, भगवान जो कुछ है वो शिक्षक है। वह विद्यालय समय में अपने को शिक्षक के प्रति अगर समर्पित कर दिया, शिक्षक के निर्देशन में काम यदि करता है छात्र, तो क्यों नहीं आगे बढ़ेगा वो। इसलिए उसको आगे बढ़ने के लिए छात्र को भी अपने शिक्षक के प्रति अपने को समर्पित करना होगा। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रगति होगा। यहाँ बैठे हैं अपने पुराने लोग, अगर साथी बैठे हैं, ये बूढ़े लोग हैं, बूढ़े माली हैं जिन्होंने इस बागीचे को सींचा है, इस बागीचे को अपने खून से सींचा है, नहीं तो अपने खून से सींचा है इस चमन को। तो अब ये चमन है तुम्हारे हवाले वतन साथियों, यह चमन जो है अब तुम्हारे हवाले है। या जिस हरियाली तक पहुंचा है वहाँ आप उससे पीछे मत आने दो, इस हरियाली को मुरझाने मत दीजिए, सूखने मत दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हो सकता है आगे न बढ़ाना चाहते हो, न बढ़ाने में रुचि है तो मत बढ़ाओ आगे, लेकिन जहाँ तक पहुँचा है वहाँ इसको स्थिर रहने दो। यह चमन इतना आसानी से नहीं जो है हरियाली पाया है, कितने लोगों ने अपनी खून और पसीने से सींचा है इसको। आज उनको कष्ट होता होगा देख करके, कोई कहीं कहीं कमी दिखती है तो धीरे से हम नहीं कहने दीजिए, बाद में कहिएगा। भैया हम क्या कह रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे, बहुत लेट हो गया है। हाँ बस जाना लेट हो गया तो बात तो कहने दीजिए, बुलाए क्यों? नहीं तो बात करेंगे तो नहीं बात करेंगे, खराब होगा, क्षमा मांग लिया पहले आप लोगों से, इसलिए हमको कोई बुलाया भी मत करिए, जब बुलाइए तो सुनिए, जो उल्टा सीधा बोलते हैं, कोई कर्म से भाषण तो दे नहीं रहे हैं हम। तो ये कहा कि ये हरियाली को आप कायम रखिए, जी जान से टीम भावना से पढ़ाने का काम करिए। और दूसरा काम कोई विद्यालय में नहीं है काम तो प्रिंसिपल का काम है, मैनेजर का काम है। हाँ आपका सहयोग जहाँ जरूरत मान लेंगे, सहयोग उनको दीजिए, लेकिन और दूसरे काम में मत लगिए। इनके निश्चित रूप से जो भी आदेश होता है शासन प्रशासन से आपके विद्यालय का, उसको निभाइए, काम करिए। एक बात और एक दिन कहा था, रवि जी कह रहे थे, गया था मिलने, हम लोग तो गए, हमारे घर गए थे, तो कहा हमने कि पहला काम है अधिकारी जो कुछ कहता है उसी बातों को मानना, पालन करना। वो गलत कह रहा है तो भी पालन करना आपका कर्तव्य है, आप उसके अधीन हैं। अधिकारी की बातों को पालन करिए, लेकिन गलत कहता है तो पालन कर लीजिए, फिर जाकर उसको बताइए कि आपका जो आदेश है ये सही नहीं है, इसमें यह संशोधन होना चाहिए, आपकी गलती है, उसको बताइए, इसमें पीछे मत हटिए, लेकिन ज़रूर पालन करिए। पहला काम, पहले ही विरोध शुरू क्यों कर देते भाई, पहले तो पालन करिए। गुरु है, शिष्य को भी कहा जाता है, अपने कहा है वाच्या गुरुरप दोषा, गुरु के दोष को भी कहो। गुरु क्या है, एकदम दोष रहित है, गुरु भगवान है। आपने कहा था गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ठीक है, लेकिन कहीं भगवान गुरु नहीं बताया कि गुरु मास्टर तो है ही नहीं है, तो टीचर जो है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास है। इसलिए गलती उससे भी, इसका मतलब उसको मानता मत मानिए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि उसको महान मत मानिए, इसलिए कह रहा हूँ कि कमी उसमें भी हो सकती है। अगर कुछ है कहीं तो उसको बता दीजिए, प्रिंसिपल में कमी है, मैनेजर में है, व्यास में है, प्रशासन के आदेश में है, तो आदेश का विरोध करिए। आप विरोध नहीं कर रहे हैं। आज अभी नई शिक्षा नीति बनी है, उसमें पहले की 21 और 18 धाराएँ जो शिक्षा आयोग में था वो ख़त्म कर दिया गया, आपकी सेवा जो है सुरक्षित नहीं रह गया, तो ऐसे विरोध नहीं करेंगे। तो पहले मानिए, फिर जाके आप शांति से ये संवैधानिक ढंग से उसका विरोध करिए, ये आपका अधिकार है। तो इसलिए इतनी बातें आपके लिए कहा, बहुत ज़्यादा हो गया, थक गया हम लोग, तो हम ऐसे कई दिनों में बोलते रहें कि हमको यंत्र नहीं है, लेकिन क्षमा चाहेंगे ज़्यादा समय लेने के लिए आप लोगों से, ठीक है। आज मंगलवार का दिन है, आज कहेंगे अंत में भवतु सब मंगलम, सभी का कल्याण, सभी सुखी हों, सभी खुशी हों, सुखपूर्वक रहिए, आप लोग अपने काम में लगे रहिए, सबका विकास हो, सभी उन्नत करिए, ये मेरी मंगल कामनाएं आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ जय शिक्षार्थी, जय शिक्षक, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भारत।